हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। प्रीवियस प्रैक्टिस क्यूज के सेशन 11 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? ऑप्शंस हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, UNEP सचिवालय, UNFCCC सचिवालय या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवाल UPSC के लिहाज से हमेशा से ही अहम रहे हैं। दरअसल UNFCCC सेक्रेटेरिएट ने दिसंबर 2011 में अपने मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसके बाद 2015 में क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नाम से अपनी एक और पहल की शुरुआत की। इसके अगले साल सचिवालय ने क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पर केंद्रित अपने मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव के तहत एक नया पिलर लॉन्च किया। इसे दुनिया भर में क्लाइमेट एक्शन के सफल प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले बड़े प्रयासों के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ का मकसद क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को हासिल करना है। तो पहले सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी है, UNFCCC सचिवालय। बात करते हैं दूसरे सवाल की। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। समाचारों का हिस्सा रहे नेशनल पार्क्स, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, पक्षी अभयारण्य इत्यादि परीक्षा के लिहाज से काफी अहम रहते हैं। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य भी किसी न किसी वजह से खबरों का हिस्सा रहा है। तो आइए इस अभयारण्य के बारे में विस्तार से देखते हैं। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य को पाखुई अथवा पक्के वन्यजीव अभयारण्य और पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। इस अभयारण्य का संरक्षित भाग पक्के और कामेंग नदी के बीच आता है। इसकी दक्षिणी सीमा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की राज्यीय सीमा से मिलती है। असम का नामेरी राष्ट्रीय उद्यान पाखुई वन्यजीव अभयारण्य का निकटवर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। बार्किंग डियर, हॉग डियर, हॉर्नेबल इत्यादि पाखुई वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। इस तरह दूसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकता है या हो सकते हैं? कथन पहला है नदी की लवणता में कमी, दूसरा भौम जल का प्रदूषण, तीसरा भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। गाइस, ये हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, लेकिन 2018 में सरकार ने जब सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क जारी की तो यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया। अखबारों में आए दिन अवैध रेत खनन की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि शहरों में तेजी से ऊंचे ऊंचे भवनों के निर्माण के लिए रेत की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके लिए सरकारी अनुमति से आगे जाकर भी नदियों में रेत का खनन किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे कई सारे नुकसान हैं।
खनन की वजह से रिवर बेड यानी उसकी तली को सबसे बड़ा नुकसान होता है। कभी कभी तो नदी का रास्ता ही बदल जाता है। आगे चलकर वहां रहने वाले जीव जंतु भी मरने लगते हैं, क्योंकि इससे बड़े स्तर पर खाद्य जाल को नुकसान और आवास विखंडन होता है। गलत तरीके से किए गए रेत खनन की वजह से नदी के किनारों का कटाव होता है, जिससे जल में बहाव भी तेज हो जाता है और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। गाइस, जब रिवर बेड से रेत हटा दी जाती है तो स्वाभाविक है कि नदी का वह हिस्सा अब सूर्य के विकिरण के संपर्क में आ जाएगा, जिससे जमीन में जल स्तर कम होने लगता है। इसके अलावा रेत भी ग्राउंड वाटर के लिए जलभृत यानी एक्विफर के तौर पर काम करती है, और जब बहुत ज्यादा गहराई तक खुदाई की जाती है तो ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित होने लगता है। इसलिए दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि रेत खनन की वजह से नदी के मुहाने और एस्चुरी और गहरे एवं कटे फटे हो जाते हैं, जिससे लवणीय जल नदी के जल के संपर्क में आता है और नदी के जल की लवणता बढ़ने लगती है। क्योंकि पहला कथन बी को छोड़कर बाकी 3 में है, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड से इसका जवाब दे सकते हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए कई राज्य विनिर्मित रेत का विकल्प तलाश रहे हैं। सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क में जियो फेंसिंग और जीपीएस की मदद से अवैध खनन को ट्रैक करने पर जोर दिया गया है। वहीं खनन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मशीनीकृत खनन की बजाय मानवीय खनन पर जोर देना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन ही सही है। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? ऑप्शंस हैं, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हैबिटेट लॉस के कारण प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को 2017 और 2018 के दौरान खबरों में काफी देखा गया था। इंडियन एक्सप्रेस में हाउ टू अपरूट एन इकोलॉजी थ्रेट नाम से खबर छपी थी। खबर यह थी कि दिल्ली सरकार ने इस गैर स्वदेशी पादप को सेंट्रल रिज से हटाने की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार के इस कदम का मकसद लंग्स ऑफ द सिटी के रूप में जाने जाने वाले इस क्षेत्र की मूल वनस्पति के साथ साथ जीवों को भी पुनः स्थापित करना था। आपको बता दें कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को विलायती कीकर के नाम से भी जाना जाता है। खबर के मुताबिक दशकों से देश भर में वृक्ष प्रेमी और पर्यावरणविद विलायती कीकर के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पादप किसी अन्य प्रजाति को पनपने नहीं देता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा दरअसल शुष्क परिस्थितियों में तेजी से ग्रो करता है और अपने आसपास किसी भी अन्य पौधे को बढ़ने नहीं देता है, और जहां यह पनपता है वहां का भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में कई वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं द्वारा इस पादप से उत्पन्न पारिस्थितिकी खतरे से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को करुवेलम कहा जाता है और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल जलावन के रूप में होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? ऑप्शंस हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड में कुछ एनवायरमेंटल टर्म्स परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि मिटिगेशन, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन साइकिल, कार्बन डेटिंग, कार्बन क्रेडिट, कार्बन फर्टिलाइजेशन इत्यादि। सवाल में कार्बन फर्टिलाइजेशन यानी कि कार्बन निषेचन के बारे में पूछा गया है। दरअसल वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पादप वृद्धि की दर में बढ़ोतरी को कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे CO2 फर्टिलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है।
आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाती है। सरल शब्दों में कहें तो वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है तब पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की दर बढ़ने लगती है और प्रकाश संश्लेषण की दर के बढ़ने से प्लांट ग्रोथ में वृद्धि होती है। इसी प्रक्रिया को कार्बन निषेचन के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के बढ़ने से रिप्रोडक्टिव बायोमास ग्रोथ के साथ साथ वेजिटेटिव बायोमास ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होती है। लिहाजा सही जवाब हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल जाता है।